जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज आप सबों के बीच खोरठा का थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट खोरठा का नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य पाठशाला में जा करके आप जरूर देख लेंगे। और आज हम लोग थर्ड प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक सेट की भांति आज के सेट में भी आपके कुल 40 प्रश्न हैं, लेकिन 40 से काफ़ी अधिक क्वेश्चन के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा दोस्तों। और जो हमारे वीडियो आप देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करेंगे। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और हर वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक भी ज़रूर कर देंगे। क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन आपके बीच लेकर के आए कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भिड़ सके दोस्तों। पूरी कोशिश मेरी यही रहती है। और निश्चित तौर पर जितना भी सेट आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, अगर आप लगातार सभी वीडियो का अध्ययन करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में जितना भी मैं क्वेश्चन के अलावे भी ध्यान रखेंगे। जब भी मेरा वीडियो आप देखते हैं तो 3 बातों पर आप ध्यान देंगे। एक, जो आपका प्रश्न लिया गया है उसका क्या आंसर होगा वो तो आपको नहीं जानना है। सेकेंड, आपको जो है क्वेश्चन के अलावे मैं क्या बता रहा हूँ, वो क्या लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उसके बारे में आपको जानना है। तीसरी बात, कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनको लिख नहीं रहे हो, सिर्फ समझा करके निकल रहा हूँ, उन बातों को भी ध्यान देना है। तो अगर इन तीनों बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं और लगातार अगर मेरे वीडियो को आप देखते चलते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपका एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का आपका प्रथम सवाल जो है वह है, खोरठा खरोष्ठी से बनल है, ये बात कौन कहल है ना। खोरठा जो है किससे बना है, कहता है खरोष्ठी से बनल है, ये किनका मानना है। तो ध्यान देंगे, उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों, वह है आपका डॉक्टर ए.के. झा, है ना। ऑप्शन में डॉक्टर ए.के. झा के अलावे ग्रियर्सन हैं, शिवनाथ प्रमाणिक हैं, गजाधर महतो हैं। लेकिन खोरठा शब्द की जो उत्पत्ति है वह खरोष्ठी से हुई है, या किनका मानना है, तो बोलेंगे डॉक्टर ए.के. झा का मानना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर ए.के. झा, है ना, इनका क्या मानना है, थोड़ा सा मैं बोर्ड में लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। इनका मानना है कि खोरठा शब्द की उत्पत्ति भारतीय सोबले पूर्णा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता लिपि, खरोष्ठी से भेल है। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, मैं क्या लिखा यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि खोरठा शब्द की उत्पत्ति भारतीय मतलब भारत के सोबले पूर्णा सभ्यता, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता, कौन सी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ का जोड़ा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के लिपि, कौन सी लिपि, तो ये खरोष्ठी लिपि, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह आपका कौन सी लिपि थी, तो खरोष्ठी लिपि थी। और यही खरोष्ठी लिपि से आपका खोरठा शब्द की उत्पत्ति कौन मानते हैं, तो नहीं, वो आपका कौन व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति हैं डॉक्टर ए.के. झा जी, जिनका पूरा नाम अजीत कुमार झा, है ना, जिनका उपनाम झारपात और क्या मौसम वैज्ञानिक, नहीं, इन नामों से सारा ए.के. झा जाने जाते हैं। इन्हीं का मानना था कि खोरठा जो है वह खरोष्ठी से बनल है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखरी, है ना, ये सिखरी खोरठा कौन क्षेत्रीय रूप लागे। अब जरा ध्यान दे दोस्तों, बोला सिखरी खोरठा कौन क्षेत्रीय रूप। आपको पता होनी चाहिए कि आपका खोरठा में कुल कितने क्षेत्रीय रूप है।
तो झारखंड में खोरठा का क्षेत्रीय रूप के जब बारे में आप पढ़ेंगे तो आप 6 क्षेत्रीय रूप के बारे में आप पढ़ेंगे। कितना क्षेत्रीय रूप? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 6 क्षेत्रीय रूप। और अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि कितने क्षेत्रीय रूप होते हैं तो आपका आंसर 6 ही होगा। और वो अगर 6 की बात करेंगे तो 6 कौन कौन सा है? तो फर्स्ट जो है वह है आपका सिखरिया, है ना, सिखरिया, खाइस पैलिया, है ना, खाइस पैलिया, ये है आपका फर्स्ट दोस्तों। तो सिखरिया, खास पैलिया, खोरठा। सेकेंड कौन है? तो सेकेंड है वह आपका गोलवारी खोरठा, है ना, कौन है? तो गोलवारी खोरठा। थर्ड जो है आपका वह है रामगढ़िया खोरठा, है ना, रामगढ़िया खोरठा क्षेत्र, है ना, तो रामगढ़िया खोरठा ये क्षेत्रीय रूप थर्ड हुआ। फोर्थ में है एक आपका देशवाली खोरठा, है ना, कौन है? देशवाली खोरठा। और नेक्स्ट आपका है एक आपका पार नदिया खोरठा, है ना, पार नदिया खोरठा। और लास्ट जो है वह आपका संथाल परगनिया, है ना, संथाल परगनिया खोरठा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये आपका खोरठा में जो है वह आपका 6 क्षेत्रीय रूप है। ध्यान देंगे सिखरिया, खास पैलिया खोरठा, गोलवारी खोरठा, रामगढ़िया खोरठा, देशवारी खोरठा, पार नदिया खोरठा और लास्ट में है संथाल परगनिया खोरठा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि खोरठा भाषाएं कौन क्षेत्रीय, झारखंड क्षेत्रीय, है ना, कौन आपका जो है वह ये क्षेत्रीय रूप नाय पावल जाहे। अब ये 6 में से कोई आपका 3 दे देगा और एक आपका अलग दे देगा, तो आप वहाँ से छाट लेंगे यदि ये 6 के बारे में आपका पता है। यहाँ से क्षेत्रीय रूप से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है कि कितना क्षेत्रीय रूप, तो ध्यान रखेंगे 6 हो जाएगा। अब कौन कौन है तो बोल सकता है कौन क्षेत्रीय रूप पाया जाता है, कौन नहीं है। एक तो एक है ये बना, फिर बन सकता है कि सिखरिया, खास पैलिया खोरठा है ये कौन क्षेत्रीय पाया जाता है ना, एक ये बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिखरिया, खास पैलिया या सभी किसी के बारे में बोल सकता है कि इन सभी पर किसका प्रभाव पड़ा है, कौन भाषा का प्रभाव पड़ा है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला? तो यहाँ पे आपका बोला कि सिखरी, सिखरी मतलब ये है कि ये सिखरिया, खास पैलिया के बारे में बात कर रहा है। तो कहता है कि कौन क्षेत्रीय रूप लागे। तो ध्यान देंगे दोस्तों अगर इसको थोड़ा हम लोग मैप से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दें, है ना, ये मान ले झारखंड है, तो अगर आपको पता है कि ये बीच से झारखंड के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो बोलेंगे नहीं वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और यदि अगर बात करें कि दामोदर नदी जो है वो आप जानते हैं कि टोरीलातेहार से कौन सी नदी इधर से बहती है, तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है वह है दामोदर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ये है दामोदर नदी। जरा ध्यान देंगे, इन सभी को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं तो इसका आंसर तो अपने आप मिल जाएगा, इसलिए सभी जरा ध्यान देंगे। तो ये तो आप जानते हैं कि इधर क्या है, तो इधर आपका वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल है ना। आप बताएं यहाँ पर एक जगह है, वो जगह का नाम है आपका जैना मोड़। क्या है? तो वह आपका जैना मोड़ नाम है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे एक जैना मोड़ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जैना मोड़। तो ये जैना मोड़ से लेकर के ये इधर बांग्ला सीमा सियाड़ी तक, इधर तो बंगाल है इधर झारखंड है, तो यहाँ पे जैना मोड़ जो आपका बोकारो में पड़ता है, तो यहाँ से लेकर बांग्ला सीमा सियाड़ी तक जो खोरठा बोला जाता है उसी को बोला गया सिखरिया, खास पैलिया खोरठा। यानी ये आपका 1 नंबर हो गया दोस्तों। और अगर यहाँ जैना मोड़ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक नदी है, उस नदी का नाम है भेड़ा नदी। कौन सी नदी? तो बोलेंगे नहीं भेड़ा नदी नाम है। तो ये आपका जैना मोड़ से भेड़ा नदी के बीच में जो है वह गोलवारी खोरठा है। कौन सी है? तो वो गोलवारी खोरठा है।
अब यहाँ से जैसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह है आपका पतरातू। क्या है? तो पतरातू एक जगह है। तो भेड़ा नदी और पतरातू के बीच अगर बात करेंगे तो ये आपका 3 नंबर हो जाएगा और वह 3 नंबर रामगढ़िया खोरठा होगा। अगर पतरातू से इधर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पतरातू से लेकर के इधर, तो ध्यान देंगे जरा यहाँ पे, ये आप जान रहे हैं कि पलामू परमंडल है, गढ़वा पलामू लातेहार। तो पलामू ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर पलामू है ना, पलामू के मनातू प्रखंड, कौन सी प्रखंड? तो पलामू के मनातू प्रखंड तक है ना, कहाँ से? पतरातू से लेकर के आपका पलामू के मनातू प्रखंड तक जो क्षेत्र पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? तो देशवाली, यानी ये आपका 4 नंबर हो गया है ना। क्या हो गया? 4 नंबर हो गया दोस्तों। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो नेक्स्ट होता है पार नदियां खोरठा। तो ध्यान देंगे, अगर ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी के आपका इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो ध्यान रखेंगे यही इसी को हम लोग बोलते हैं ये परनदिया खोरठा। ये आपका ध्यान दें, अगर यहाँ कोडरमा मान ले है तो ये ध्यान देंगे कोडरमा के, है ना, कोडरमा के बंदर चुआ एक जगह है ना, कौन सा? बंदर चुआ। तो कोडरमा के बंदर चुआ तक, कहाँ से? दामोदर नदी के उत्तरे, है ना, दामोदर नदी के उत्तर में यानी कोडरमा तक ये जो आपका क्षेत्र है वह आपका किसका है? तो बोलेंगे नहीं, ये जो आपका है वो 5 नंबर है, यानी ये पार नदिया खोरठा का क्षेत्र है। ये थोड़ा और इधर आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये तो आपको पता है कि ये आपका संथाल परगना है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 6 नंबर हो जाएगा, यानी संथाल परगनिया खोरठा हो जाएगा, है ना। ध्यान देंगे, अगर मैप से आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर एक पुनः रिपीट करते हैं इस चीज को। पहला सिखरिया खास फैलिया है, बोले जैना मोड़ से लेकर के बंगला सीमा सियाड़ी तक जो बोला जाता है उसको सिखरिया खास फैलिया खोरठा। और अगर जैना मोड़ से लेकर भेड़ा नदी तक जो बोला जाता है उसको बोलते हैं गोलवारी खोरठा। और भेड़ा नदी से पतरातू तक जो है उसको बोलते हैं 3 नंबर रामगढ़िया खोरठा। और यहाँ पतरातू से लेकर के पलामू के मनातू प्रखंड तक है उसको बोलते हैं देशवाली खोरठा। और अगर दामोदर नदी के उत्तर में कोडरमा तक का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग पार नदिया खोरठा। और जो संथाल परगना में जो बोला जाता है उसको बोलते हैं संथाल परगनिया खोरठा, है ना। तो यहाँ क्या बोला था? तो बोला था सिखरिया, यानी सिखरी मतलब सिखरिया कास फैलिया। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि जैना मोड़ से बंगला सीमा सियाड़ी तक, तो आपका जैना मोड़ से जो ये बंगला सीमा सियाड़ी तक है वही तो सिखरिया बोला जाता है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। जरा ध्यान देंगे ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता है खोरठा भाषाक विकासे, खोरठा भाषाक जैसे क जोड़ दिया जाता है तो खोरठा भाषा के पढ़ाता है ना। विकासे केकर प्रभाव पावल जाहे, क्या वो आपका प्राकृत के है कि मागधी अपभ्रंश के है कि जनजातीय भाषा गुला के है कि उपरोक्त सभी के है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, खोरठा भाषा के विकास में प्राकृत सिद्धांत ये भी इसका प्रभाव पड़ा है, मागधी अपभ्रंश का भी पड़ा है और जनजातीय भाषा का भी पड़ा है। इसलिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे नहीं डी हो जाएगा। अब बोलेंगे नहीं क्या लिखा हुआ है, कैसे प्राकृत का प्रभाव पड़ा है? तो जब आप खोरठा भाषा का उत्पत्ति पढ़ेंगे यानी उद्भव पढ़ेंगे तब वहाँ कई सिद्धांत पढ़ना होता है। उसी में एक सिद्धांत है प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, है ना। क्या उस सिद्धांत का नाम है? तो ध्यान रखेंगे उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, है ना। ये प्राकृत सिद्धांत ये किससे संबंधित है? ये खोरठा भाषा उत्पत्ति से संबंधित है। ये और इससे किनका है? ये एके झा इसका मानना है कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति जो है वह प्रकृति प्राकृत सिद्धांत से हुई है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में बहुत तरह का साड़ा पाया जाता है, मतलब नाना रकमिक साड़ा पाया जाता है। जैसे, है ना, जैसे आप बोलते हैं जब पानी थोड़ा थोड़ा पड़ता है तो बोलते हैं उसको टिप टिप, है ना। अरे अभी टिप टिप खाली पड़े थे, नहीं। आप देखते हैं पेड़ के सामने में अगर आप खड़े हैं और हवा आंधी आया जोर से, है ना, तो आप पत्ता हिलता है तो बोलते झरझर आवाज आ रहा है, नहीं।
तो इस तरीके से टिप या टप टप, टिप टिप, झर झर, ये सब जो आवाज़ है किसका है? तो वो प्रकृति का है। और कहा जाता है नाना रकमिक पावल जाल जो जाया जाता है प्रकृति में साड़ा, उसी से जो जा कर के फिर बाद में क्या हुआ? तो खोरठा की उत्पत्ति हुई है। ऐसा मानना डॉक्टर A.K. झा का है। तो इसलिए प्रकृति के से तो इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट कहता है सेकेंड में कि क्या मागधी अपभ्रंश से भी हुआ है? तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि मागधी और खोरठा है ना, दोनों में बहुत सारा मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है? जैसे आप खोरठा में देखते होंगे कि र और ल दोनों में बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे र ल में बदल जाता है और ल र में बदल जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हर, तो इसको हम लोग हल, है ना, तो यहाँ आपका क्या है? ऐसे हल होता है, लेकिन हल को हम लोग हर कहते हैं, तो ल आपका क्या बदल गया? र में बदल गया। आप बोलते हैं जैसे मंदिर, है ना, आप लिखते हैं मंदिर, लेकिन लोग बोल देते हैं मंदिर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हुआ कि र आपका किस में बदल गया? तो ल में बदल गया। तो जिस प्रकार खोरठा में र और ल के बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रकार मागधी अपभ्रंश में भी जो है उसमें भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों। तो और कई चीज़ें हैं जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि खोरठा भाषा के विकास में मागधी का भी योगदान है। चलिए नेक्स्ट कहता है क्या जनजातीय भाषा गुलक इसका भी प्रभाव है? तो जी हाँ, क्योंकि ध्यान रखेंगे एक होता है आपका, ध्यान दे, अनार्य भाषा, है ना, क्या होता है? तो एक जो होता है वह आपका अनार्य भाषा होता है और एक जो होता है वह आपका आर्य भाषा होता है। अब ये ध्यान देंगे जरा, ये जो अनार्य भाषा हो गया उसको मतलब बोलते हैं जनजातीय भाषा, है ना, जनजातीय भाषा। और ये जो आपका आर्य भाषा है इसको हम लोग बोलते हैं सादानी भाषा। क्या बोलते हैं? तो सादानी भाषा बोलते हैं। और ध्यान देंगे जनजातीय भाषा और सादानी भाषा का मेसर कोसर रूप, है ना, मेसर कोसर जो रूप है वही आपका क्या है? तो कह सकते हैं कि मेरा खोरठा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये आपका खोरठा किसका? मेसर कोसर मतलब क्या हुआ? मिला जुला। किसका? तो जनजातीय भाषा का और सादानी भाषा का, इन दोनों का मिला जुला ही क्या है? वो आपका खोरठा भाषा है। तो बताइए क्या जनजातीय भाषा का यहाँ खोरठा के विकास के लिए प्रयोग हुआ कि नहीं? बोलेंगे हाँ। तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये तीनों का खोरठा भाषा के विकास में योगदान है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सादानी भाषा परिवार के भीतरे कौन भाषा नाय है ना, यानी कौन ये आपका जो है वह सादानी भाषा का नहीं है? क्या वो खोरठा है, नागपुरी, कुरमाली या कुड़ुक? कौन जो है वह सादानी भाषा के अंतर्गत नहीं आता? सादानी भाषा बोले तो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान देंगे दोस्तों आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे नहीं, कुड़ुक होगा। क्योंकि अगर भाषा परिवार की अगर बात करेंगे तो भाषा परिवार जो है वह आपका झारखंड में अगर बात करें तो कितना है? तो बोलेंगे आपका 3 है। कितना है? तो आपका भाषा परिवार की बात करेंगे तो वह आपका 3 है। अब वो 3 कौन कौन है? तो 3 आपको पता होगा कि एक जो है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक, है ना, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है। एक तो ये है, या ऑस्ट्रिक डायरेक्ट बोल सकते हैं आप इसको, है ना, क्या बोल सकते हैं? तो ये आप डायरेक्ट बोल दें इसको ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, है ना, क्या बोल सकते हैं? और ये ऑस्ट्रिक भाषा को ही हम लोग आग्नेय भाषा परिवार भी कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे नहीं, मुंडारी भाषा परिवार भी कहा जाता है। तो एक तो हो गया दोस्तों ये ऑस्ट्रिक, आग्नेय या मुंडारी, और सेकेंड जो होता है वह होता है द्रविड़ भाषा परिवार, और थर्ड जो होता है वह होता है आपका आर्य। आर्य का मतलब है आर्य भाषा परिवार। तो ये 3 भाषा परिवार है, वह कौन कौन? ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य। अब बात आता है कि ये ऑस्ट्रिक के अंतर्गत कौन कौन सी है? तो आप बोलेंगे नहीं, संथाल कौन कौन सा है? यहाँ आपका कौन है? तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 2 आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका कुड़ुक और एक आपका माल्टो, है ना, माल्टो। और यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा संथाली, है ना, हो जाएगा मुंडारी, है ना, संथाली, मुंडारी, हो
और खड़िया आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये 4 यहाँ पर है दोस्तों। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया कौन भाषा परिवार के अंतर्गत? तो बोलेंगे आष्टिक या आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। अगर द्रविड़ के अंतर्गत कौन होगा? तो बोलेंगे कुड़ुक और माल्टो हो जाएगा, है ना। और अगर आर्य भाषा परिवार के अंतर बात करेंगे तो यहाँ कौन होता है? तो वह आपका है नागपुरी है, यहाँ आपका कुरमाली है ना, कुरमाली है, और यहाँ आपका पंचपरगनिया है, और एक आपका खोरठा है। ये आपका 4 जो है वह कौन भाषा परिवार? आर्य भाषा परिवार, या कह सकते हैं इसको सदानी भाषा, है ना। तो सदानी भाषा परिवार, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका है वह इसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी यहाँ किसके बारे में पूछ रहा था? तो बोला था ने सदानी भाषा परिवार के भीतरे कौन भाषा ना है। तो ये तो कुड़ुक जो दिख रहा है वह कुड़ुक आपका किस में है? तो ये मेरा द्रविड़ में, इसलिए ये नहीं होगा सदानी के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा आपका डी, है ना। जरा ध्यान दें। नेक्स्ट, जौन शब्द के, क्या बोला कि जौन शब्द के, है ना, खेचा करल बाधू माने बहराए कहा है, उसको क्या बोलते हैं? कहता है कि जौन शब्द के खेचा करल बाधू, खेचा का मतलब है संधि विच्छेद करना, उसका टुकड़ा करना। तो ध्यान रखेंगे कौन ऐसा शब्द है इन चारों में जिसका खेचा कर दे, मतलब संधि विच्छेद कर दे, कर देने के बाद भी उसका जो अर्थ है वो बहराना चाहिए, मतलब अर्थ निकलना चाहिए। वह कौन सा शब्द है? तो बोलेंगे क्या वो रूढ़ है, क्या वो यौगिक है, क्या वो जोगरूढ़ है, कि वो तत्सम है? तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे दोस्तों रूढ़ के बारे में अगर बात करें तो रूढ़ कौन कैसा शब्द होता है? तो वैसन शब्द जेकर नाम धरते अर्थ फरिच भय जाहे, मकिन संधि विच्छेद करल जाए तो ओकर संधि विच्छेद करल के बाद जो है भीनु भीनु अर्थ ना निकले है, ओकरा रूढ़ शब्द कहल जाए। जैसे अगर हम लोग कहते हैं बारी, है ना, तो बारी नाम लेते हम लोग समझ जाते हैं कि घर के बगल में जो खेत है उसको बारी कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद कर दें बा और री, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना, कोन्हो अर्थ ना, है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ क्या होगा? कोन्हो अर्थ ना। तो संधि विच्छेद करल के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम लोग रूढ़ बोलते हैं। और यौगिक किसको बोलते हैं दोस्तों? तो यौगिक बोलते हैं कि जो दो सार्थक शब्द के मेल से बनल रहे है और ओकरा संधि विच्छेद करल जाए तो दोनों के भिनो भिनो अर्थ निकले है, ओकरा कहल जाए यौगिक। जैसे यहाँ बारी था, अगर हम बोल दे घर बारी, तो घर बारी में क्या है? एक आपका घर है और एक आपका बारी है, तो घर का भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो बताइए, तो ये हो जाएगा आपका यौगिक। समझ पाए क्या? ये जो घर बारी है क्या दो सार्थक शब्द से बना है? बोलेंगे हाँ। क्या इसका संधि विच्छेद कर दिए तो क्या भीनु भीनु दोनों का अर्थ निकल रहा है? बोलेंगे हाँ। घर भी एक आपका अर्थ निकल रहा है, घर के बारे में बोल रहा है, बारी के बारे में, तो वो हो जाता है दोस्तों घर बारी। तो क्या कहलाएगा? वो यौगिक कहलाएगा। लेकिन अगर बात करें जोगरूढ़ का, तो जोगरूढ़ भी क्या है? ये भी दो सार्थक शब्द के मेल से तो बनता है, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उन दोनों संधि विच्छेद जो शब्द होता है, जो शब्द आता है संधि विच्छेद करने के बाद, उससे अलग अर्थ निकल जाता है। यहाँ क्या है? संधि विच्छेद के तो वही अर्थ निकल रहा है। घर मतलब घर ही समझ रहे हैं, बारी मतलब बारी ही समझ रहे हैं, है ना। और बहुत सारा एग्जाम्पल हो जा सकता है, जैसे कोठा घर, तो कोठा और घर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अन्य अर्थ निकल जाता है दोस्तों। जैसे पैन जोड़ सोखा, तो बोलेंगे नहीं पैन सोखा, और पैन सोखा जो है वह किसको बोलते हैं? इंद्रधनुष को। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो जैसे हम बोल रहे हैं पैन, पैन सोखा, एक ये शब्द है। अब यहाँ पैन सोखा को पैन जोड़ सोखा, है ना,
पैन जोड़ सोखा, तो ये भी तो दो सार्थक शब्द से तो बन रहा है, लेकिन इन दोनों से एक अलग अर्थ निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये दोनों में अंतर क्या है? बस एक चीज का है, दो सार्थक मेल से ये भी बनता है जोगरूढ़, दो सार्थक शब्द आपका यौगिक भी बनता है, लेकिन जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो इसका अपना अपना अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन इससे क्या होता है, ये भिन्न अलग अर्थ दे देता है, इसलिए ये हो जाएगा जोगरूढ़। तो क्या बोला? जौन शब्द के खेचा करल बाधु माने बहराए ओकरा की कहा है, वो हो जाएगा दोस्तों यौगिक, क्योंकि आपका क्या खेचा करल, तो इसको अलग कर दिए संधि विच्छेद के, इसका अर्थ निकल रहा है स्पष्ट, इसलिए हो जाएगा आपका कौन सा? यौगिक हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छवाली कौन रकमिक संज्ञा है? छवाली कौन रकमिक संज्ञा लागे? क्या वो जायतवाचक है, क्या वो खास बोधक है, क्या वो भाववाचक है कि गोठवाचक है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो वो छवाली बना है वो किससे बना है? तो बोलेंगे नहीं, वो छौवा से बना है। और ये छौवा जो है, छौवा कौन संज्ञा है? तो बोलेंगे नहीं, जातिवाचक है। कौन सी संज्ञा है? तो बोलेंगे नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। और यही छौवा से क्या बन गया? तो बोलेंगे नहीं, छवाली बन गया। और ये छवाली कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो ये बोलेंगे नहीं, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और छौवा होता तो जातिवाचक संज्ञा होता, इसलिए आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या होगा? तो छौवा, है ना? तो आपका छवाली लेकिन पूछा, इसलिए ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, है ना? नेक्स्ट आपका क्या है? यदि नेक्स्ट देखिए कि जायतवाचक शब्द यदि कोनो खास लोग खातिर प्रयोग हैवे है तो वो हाव है, तो वो क्या होता है? अगर बोला क्वेश्चन में कि जायतवाचक शब्द यदि कोनो खास लोग खातिर प्रयोग हैवे है तो वो हैवे है माने वो क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, अगर यदि मैंने बात किया कि मैंने नदी को बात किया तो ये पूरे नदी समुदाय का बोध कर दिया, तब तो ये मेरा जायतवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन अगर नदी में ही क्या बोला? अगर व्यक्ति ना लेकर के मैंने नदी लिया, यहाँ खास लोग बोला था तो खास व्यक्ति बोले, है ना? नदी कुछ भी बोल सकता है, तो अगर खास की बात किया तो नदी बोल दिए तो वो तो मेरा जायतवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी में खास नदी अगर हम बोल दिए, अगर गंगा नदी, तब तो ये कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे कि ये जो गंगा नदी होगा वह आपका खास बोधक हो जाएगा। और खास बोधक को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जहाँ जायतवाचक से किसी स्पेशल बोल दे तो वो स्पेशल नदी बोल दिया, इसलिए वो क्या हो गया? तो वो जातवाचक ना रहकर क्या हो गया? तो वह आपका खास बोधक हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है बाछा, है ना? किसका? बाछा कर स्त्रीलिंग रूप है ना? बाछा समझते हैं, तो बाछा का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या वो बाछी होगा, क्या वो फेटाइन होगा, क्या वो A-R-B दोनों होगा, है ना? तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो बोलेंगे कि नहीं, बाछा में ई जोड़ा हुआ, क्या जोड़े? ई, तो हो गया बाछी, है ना? तो ये जो यहाँ पे ई प्रत्यय लगा है, अगर यहाँ बोलेंगे क्या फेटाइन भी होता है स्त्रीलिंग रूप? तो जी हाँ दोस्तों, बाछी तो अधिकांशतः लोग जानते हैं, लेकिन फेटाइन थोड़ा ध्यान कम रहता है, इसलिए ध्यान रखेंगे बाछा का स्त्रीलिंग रूप बाछी होगा। और बाछी के साथ साथ आपका फेटाइन भी होता है ना? क्या होता है? फेटाइन। और यहाँ जो पता लगा हुआ है प्रत्यय वो फेटाइन यानी आयन। और आप जानते हैं कि जो है आयन भी प्रत्यय है वह आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए यूज होता है। जैसे पंडित में आयन जोड़ देंगे तो आपका पंडितायन हो जाएगा। तो पंडित से था पुल्लिंग, पंडितायन हो गया, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बाछी और फेटाइन दोनों होगा। नेक्स्ट कहता है सावकर स्त्रीलिंग रूप, है ना? सावकर स्त्रीलिंग रूप हाव है।
तो बताइए साव का क्या होगा? क्या साविन होगा, सहुआइन होगा, सहुवाइन होगा कि शोभ होगा? तो ध्यान रखेंगे साव से क्या होता है, यदि आप साव में अगर वाइन जोड़ते हैं तो हो जाता है सहुवाइन। क्या हो जाता है? सहुवाइन हो जाएगा। और यहाँ स्त्रीलिंग रूप बोला है तो यहाँ प्रत्यय क्या लगा? तो आप कहेंगे वाइन लगा। तो चाहे आइन बोले या वाइन बोले या ई बोले, ये सारा जो है वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये प्रत्यय प्रयोग होता है। तो यहाँ सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी साव कर स्त्रीलिंग रूप सहुआइन होगा। क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, सहुआइन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बहुवचन बनविक प्रत्यय। देखिए आ गया, बहुवचन बनविक प्रत्यय है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय थोड़ा अंतर होता है, इसलिए उन दोनों को ध्यान रखेंगे, ऐसा ना कन्फ्यूजन हो जाए कि आपका जो है बहुवचन वाला प्रत्यय आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में यूज कर दिए, या वो समझकर आप आंसर टिक कर दिए, या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग वाले को बहुवचन या एक वचन वाले में प्रयोग कर दिए। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम लोग जो है वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग कर रहे थे, तो वहाँ वाइन कर रहे थे और आइन कर रहे थे। तो वाइन और आइन कर रहे थे कब? जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे थे। जैसे अभी बोले थे कि अगर आप पंडित में अगर यहाँ पंडित में आइन जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे? आइन, तो हो जाएगा पंडिताइन, है ना, पंडिताइन। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, पंडिताइन जो होगा वह आपका किस में क्या है? आइन प्रत्यय लगा है, और ये आपका क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ आइन लगते हैं। अगर वाइन का हम लोग बात करेंगे तो वाइन की अगर हम बात करें तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? तो अगर यहाँ वाइन में अगर हम लोग बोले कि नहीं, जैसे बोलते हैं पटरू, है ना, क्या बोलते हैं? पटरू। जोड़ अगर वाइन कर देंगे, सॉरी पटरू में पटरू वाइन, यहाँ तो पटरू में वाइन लग जाएगा। क्या लगेगा? वो आपका आइन लगेगा। ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना, जरा ध्यान देंगे। तो ये जो क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि जो ये आइन और वाइन जो है ये आपका क्या है? तो ध्यान रखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय है, और अगर एक वचन से बहुवचन की बात आएगा तो वहाँ पे वैन आएगा, वहाँ पे आइन आएगा, वहाँ गुला गुलिन आएगा। लेकिन इसके अलावे भी और प्रयोग होता है। एक ध्यान रखेंगे दोस्तों, मन का भी प्रयोग किया जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपका मन प्रयोग किया जाता है, और एक वचन से बहुवचन के लिए खीन प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। ये दोनों भी जरा ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर बोलते हैं, अभी जैसे अगर आइन और वन, यहाँ पर ध्यान दें। जैसे अभी बात करें हम लोग कि यहाँ पे जैसे ये छगरी जोड़ ऐन, छगरियन, है ना, यहाँ क्या जोड़ेंगे? अगर हम लोग छगरी में अगर आइन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे नहीं, छगरियन हो जाएगा। तो ये छगरियन, तो ये क्या हुआ? ये आपका बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलेंगे हाँ बहुवचन तो है। उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो यहाँ जैसे बोलते हैं नेता गोला, है ना, और फिर बोलते हैं आदमी गोला। तो ये सब जो है वह आपका बहुवचन, आदमी नेता में जैसे आप गुला गुलिन लगा देते हैं तो आपका बहुवचन बन जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से ये आप लगा रहे हैं उसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्या होता है? तो नेता मन भी चलता है, और ये आपका आदमी मन, इस तरीके से। तो मन भी अगर आप लगा देते हैं तो वो आपका यहाँ पे क्या हो गया? तो ये भी बोलेंगे बहुवचन हो जा रहा है। और ये कौन भाषा का प्रभाव के कारण ऐसा होता है? तो नागपुरी भाषा का प्रभाव के कारण से जो है वह मन लगता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, नेता मन, आदमी मन, तो मन भी एक प्रत्यय है जो बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं खीन का। जैसे आप कहते हैं ये में जोड़ दिए खीन, तो बोलते ना एक खीन, है ना, क्या हो जाता है?
तो ये खीन हो जाता है, ई में खीन जोड़ देंगे तो ये खीन हो जाएगा। तो ये भी आपका जो है वो के मार ले तो बोलते हैं ना, अरे ये खीनिए मारलथिन, ये खीनिए मारलथिन मतलब एक से ज़्यादा लोग मिलकर के और मार दिए, तो क्या वो बहुवचन होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे हाँ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐन वैन गुला गुलिन मन खीन ये दोनों और जोड़ देंगे, वो भी आपका बहुवचन बनाने के लिए ही प्रत्यय है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कहता है कि मछली है ना, मछली यानी मछली कर बहुवचन की हैवत। तो बताइए दोस्तों की होगा, क्या मछली वैन होगा, मछलियन होगा कि मछलियन हो जाएगा कि मछली मन हो जाएगा? लेकिन ध्यान रखेंगे, अभी तो बोलेंगे, हम बोले कि नहीं मन भी लगता है ना, यहाँ पे ऐन वैन सब लगता है ये बहुवचन बनाने के लिए, लेकिन छगरी में क्या लगेगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सॉरी मछली में क्या लगेगा? तो ये जब मछली लिखते हैं तो यहाँ पर जो मछली में ये जो क्या है, तो अब बोलेंगे नहीं ईकारांत लगा है, और ईकारांत में जो प्रत्यय लगता है वह आपका आइन लगता है। क्या लगता है? तो जहाँ भी ईकारांत रहे वहाँ ऐन प्रत्यय रखता है, और जहाँ पर उकारांत रहे वहाँ पर जो है वह आपका वैन प्रत्यय लगता है। तो ये मछली में क्या है? तो बोलेंगे ना ईकारांत है, तो ये हो जाएगा मछलियन, यानी आंसर जो हो जाएगा वह आपका क्या होगा? तो बोलेंगे बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखेंगे 11 का वह आपका बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है हम, है ना, हम आपने चल जावे, है ना, मतलब हम अपने ही खुद चले जाएंगे या मैं अपने ही चले जाऊंगा। तो ध्यान रखेंगे हम अपने चल जावे यानी मैं अपने चले जाऊंगा, है ना। तो बताइए हिया कहता है कि अपने कौन रकम एक सर्वनाम लगे, तो ये अपने की बात कर रहा है। क्या वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है? जैसा कि आप सबों को पता होगा कि जो सर्वनाम है वह सर्वनाम के कितने खोटा भाषाएं, कितने भेद है? तो बोलेंगे नहीं 6 भेद है, और 6 भेद में एक आपका होता है वह आपका सवालवाची सर्वनाम होता है। एक आपका क्या है? सवालवाची। एक आपका जोरनारवाची भी सर्वनाम होता है, जोरनारवाची, है ना। ध्यान रखेंगे जोरनारवाची सर्वनाम। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, तो जो सवालवाची हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, जोरनारवाची हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और 4 आपका ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये 2 हो गया और ये 4 आपको दिख रहा है। तो एक हो गया पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, नीच और सवाल और जो। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको आप 5वां मान लें और ये आपका 6ठा हो जाएगा। तो 4 और 2 6, तो ये सर्वनाम का भेद हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि हम अपने चल जाओ, है ना, अपने मतलब खुद चले जाएंगे, तो खुद ये किसकी बात कर रहा है? तो बोलेंगे नहीं ये निजता की बात कर रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। निजता बता रहा है कि हम खुद चले जाएंगे, तो वो निजता बोल रहा है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोहें ई काम करबाए, है ना, तोहें ई काम क्या है? करबाए। हिया तोहें कौन रकम एक सर्वनाम लागे? तो तोहें जो है क्या वो पुरुषवाचक, है ना, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, क्या पुरुषवाचक मध्य पुरुष, मध्यम यानी मध्य पुरुष, कि पुरुषवाचक अन्य यानी ऐन पुरुष? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको पता होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 खंधाई बांटल गेल है, 3 खंधाई बांटल गेल है, मतलब 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका पुरुषवाचक, अगर भेद की बात करेंगे तो एक है पहिल पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उसी का हिंदी है उत्तम, मध्यम और अन्य है। तो अगर यहाँ पर उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ होता है हम या हम, है ना, और यहाँ जो होता है वो आप तू बोल दे, तोय बोल दे, तोहें बोल दें
ये ध्यान रखेंगे, ये इसमें आ जाता है। और ये अन्य पुरुष में आपका ई/ऊ आ जाता है। तो ये सारा ध्यान देंगे दोस्तों। अब यहाँ तोहें बोल दिया है तो आपका कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष हो जाएगा, है ना। पुरुषवाचक सरगम का कौन होगा, मध्यम या मध्य पुरुष हो जाएगा। अगर हम बोलता तो उत्तम पुरुष होता, ई वो बोलता तो आपका अन्य पुरुष हो जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है तोर क्रिया, है ना, तोर करिया गैया खेतवा हेहल है ना। तोर करिया गैया कहाँ हेहल हो, तो खेतवा हेहल हो। मतलब क्या है, कोई बोल रहा है कि तुम्हारा जो काली गाय है वह खेतवा मतलब खेत में प्रवेश कर गया है। हेहल मतलब क्या है कि तुम्हारा जो काली गाय है वह खेत में प्रवेश कर गया है। मतलब वो गाय कुछ खा रही, कुछ फसल लगा होगा और वो गाय जो है, जो काली गाय है, वो खेत में प्रवेश कर खा रही होगी। वही किसी को बोला जा रहा है कि तोर करिया गैया खेतवा हेहल हो। तो करिया की लागे, तो बताइए आप जानते हैं कि जब संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताए ओकरा की कहल जाए खोरठा भाषा, तो बोलेंगे ओकरा विशेषण कहल जा है। तो यहाँ गैया है, गैया तो संज्ञा है, लेकिन कैसी गाय है, तो बोलेंगे तो करिया गैया। तो यहाँ करिया के बारे में पूछ रहा है, इसकी ये विशेषता, इसलिए क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं, विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कोनो काम के हवेक, है ना, कोनो काम के हवेक बा होगा, बा करेक बोध करवैया के कहल जाए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोनो काम के हेवेक बा करेक बोध करवैया कहला है कि, तो वो क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खोरठाएं मूल क्रिया बनवल जाहे। ध्यान देंगे, खोरठाएं मतलब हुआ खोरठा में मूल क्रिया बनवल जाहे, यानी खोरठा में मूल क्रिया कैसे बनाया जाता है, तो क्या ना जोड़ करके, ना प्रत्यय जोड़ के, एक प्रत्यय जोड़ के, अक प्रत्यय जोड़ के, एकर में कोई ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जब हम लोग अगर मान ले खा में एक जोड़ते हैं तो बोलते हैं ना खाएक, तो आप देखिए ये, और अगर पी में आप एक जोड़ते हैं तो बोलते हैं ना आपका, इसमें अगर आप जोड़ते हैं वह एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं पिए हो जाएगा। तो ये खाए के, पिए के, मारे के, पीटे के, ये सब आपको बताए थे कि जहाँ भी जो क जो अंतिम में आता है वह आपका ये मूल क्रिया है। लेकिन क्या प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो मूल धातु में जब एक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वो मूल क्रिया निकल जाता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है मोहन जोर से हंस है। मोहन जोर से क्या है, हंस है। हिया जोर से कौन रकमे के यौय लागे, है ना, कौन रकमे के यौय पूछा दोस्तों। और आपको पता है कि यौय का कितना भेद है, तो नहीं 4 भेद है। और यही तो 4 भेद जो है वह आपका ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुचय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। कहता मोहन हंसता तो है लेकिन किस तरीके से, तो बोलता है नहीं जोर से हंसता है। तो हंसना तो मेरा क्रिया है, हंसना मेरा क्रिया है, लेकिन जब क्रिया की अगर विशेषता बता दे तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांडे चांडे, है ना, चांडे चांडे कर उल्टा हेतै, यानी इसका उल्टा अर्थ क्या होगा, है ना। क्या वो करे करे होगा, क्या वो गते गते होगा, क्या वो रसे रसे होगा। चाड़े चाड़े मतलब धीरे धीरे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, करे करे भी होता है, गते गते भी होता है और रसे रसे भी होता है। करे करे का और भी एक अर्थ निकलता है। आप कुछ लोग सोचते होंगे किनारा किनारा, है ना, तो ध्यान रखेंगे, लेकिन ये सभी सही है। यहाँ पे रसे रसे, गते गते, करे करे, यानी यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है गलत जोड़ा बतावा। मौसा के मौसी, मौसा मौसी, क्या ये जोड़ा सही है। दादा दादी, क्या ये सही है।
काका काकी, है ना, और आजा आजी, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन जब टीचर के एग्जाम में पूछा गया था तो बहुत लोग सोचे थे कि नहीं क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन सही है ना। क्योंकि बोले रे मौसा मौसी बोलते हैं, दादा दादी बोलते हैं, काका काकी आजा आजी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दादा को जो हम लोग बोलते हैं वो दादी नहीं होगा, यहाँ दादी ना हो करके भौजी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, भौजी हो जाएगा। तो दादा भौजी, है ना, काका काकी आजा आजी, यानी आंसर जो हो जाएगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट कर उनवाचक शब्द लागे। खाट कर उनवाचक का मतलब है उनार्थक शब्द पूछ रहा है ना। उनवाचक का मतलब क्या है, तो उनार्थक शब्द है। तो उनार्थक शब्द क्या खाट का खाटी होगा, खटिया होगा, खटियाई होगा कि कोई नए होगा। तो ध्यान रखेंगे खाट का क्या हो जाएगा, तो वह आपका खटिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता है चुका कर उनवाचक, फिर उनार्थक शब्द है ना। तो चुका का क्या होगा, चुकनी, चुकिया, चुकड़ी, चुपड़ी, तो इसका जो हो जाएगा वह चुकनी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इन, ई, आइन, वाइन प्रत्यय, देखिए आया ना, यहाँ पे इन आया, ई आया, आइन आया, वाइन आया, प्रत्यय जोड़ के बनवल जाए। आप बताइए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया इस क्वेश्चन को लेकर के कि इन, ई, आइन, वाइन कहाँ लगेगा, क्या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, कि संज्ञा से विशेषण, की संज्ञा से भाववाचक। अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो अगर एग्जाम्पल अगर आपको एक दो भी याद है दोस्तों तो आप पकड़ लेंगे। जैसे आप बोलेंगे अरे पंडित से हो जाता है पंडिताइन, है ना, आयन, आयन आया, तो पंडित से अगर पंडिताइन किए तो पंडिताइन क्या हुआ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ ना, यानी आयन आ गया। इसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? आप ये बताइए कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपको बोले थे कि आयन वाइन नहीं, ऐन वाइन होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे ऐन और वाइन होता है, जरा ध्यान रखिएगा। और गुला गुलिन होता है, मन होता है, ये सारा खीन होता है, वो सारा एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए होता है। क्या क्या बोले, तैन, वैन, मन, गुला, है ना, गुला गुलिन, है ना, फिर आपका खीन, ये सारा जो है वह आपका क्या है, तो बोलेंगे नहीं एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन इन, ई, एन, वाइन जो है वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, यानी आंसर होगा यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़सड़िया समास कौन समास के ऐन नाम है? कौन समास बोला, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अड़सड़िया समास। तो अड़सड़िया समास केकरा कहल जाए, तो आप बोलेंगे अड़सड़िया जो बोलते हैं हम लोग, वह अड़सड़िया ना, ये आपका कहलाता है, वह है आपका द्वंद्व समास। और तत्पुरुष समास को तो पेछुआड़ी समास बोलते हैं, पेछुआड़ी समास बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, पेछुआड़ी। और बहुव्रीहि समास को अड़गाही समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अड़गाही। और कर्मधारय को पटतरिया समास बोलते हैं, पटतरिया समास बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। या एक पुछिया समास बोलते हैं, एक पुछिया समास भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये भी नाम आपको जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं अगर वो ना दे इस वाला दे दे तो पकड़ना बहुत जरूरी है। तो तत्पुरुष को पेछवाड़ी, द्वंद्व को अड़सड़िया, और कर्मधारय को पटतरिया या एक पुछिया, और बहुव्रीहि को अड़गाही समास कहते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अंक में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया है, बपौती में कौन प्रत्यय लागल है? क्या बोला, बपौती में कौन प्रत्यय लागल है? तो बपौती, औती, तो यहाँ जो प्रत्यय हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं औती प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट कहता है कच्छ कुआर नीलकमल, है ना। देखिए यहाँ पे कच्छ कुआर, नीलकमल, दूध मटिया, लाल मटिया, भालू गोड़ और पकौड़ी, है ना, कौन समास के प्रत्यय लागे, है ना। तो मैंने समझाया था एक वीडियो में आपको कि जहाँ पर जो है वह आपका क्या है,
तो दो ध्यान रखेंगे, जहां पर पहला पद जो है अगर विशेषणवाची है, पहला पद है ना, क्या बोल रहे हैं कि अगर पहला पद जो है वह अगर विशेषणवाची है ना, विशेषण है ना, विशेषणवाची है, तो वो जो समास होता है वह कौन समास होता है? तो बोलेंगे नहीं, वो कर्मधारय समास होता है। कौन समास? क्या यहाँ पे पहला पद विशेषणवाची है? बोलेंगे बिल्कुल है। देखिए आप सभी जो है सब में आपका दिख रहा होगा, आप बोल रहे हैं भालू गोड़, यानी गोड़ जो है कैसा है? तो भालू के गोड़ जैसा नहीं, जिसका भालू के गोड़ जैसा उसका बोलते हैं भालू गोड़। लाल मटिया, जिसका मिट्टी है वह लाल जैसा है। दूध मटिया, जिसका मिट्टी दूध के जैसा है। नील कमल, नीला है कमल। और कच कुंवार, कुंवार मतलब समझ रहे हैं आप, तो कच कुंवार, तो वो सारा जो है वह आपका पहला पद विशेषणवाची है। इसलिए ध्यान रखेंगे ये कौन सा समास हो जाएगा? तो हम बोलेंगे एक कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा? कर, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। तो जिसका दोनों पद प्रधान हो और पहला पद विशेषणवाची हो उसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो कर्मधारय समास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि भाई बहन है ना, फिर राम लक्ष्मण, घास फूस, रुपया पैसा, कौन समास के पटतैर लागे? तो ध्यान देंगे आपका एक तो कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होता है और पहला लेकिन विशेषणवाची होता है। यहाँ साथ में लेने का मतलब यही है कि एकदम आप तत्पुरुष और ये कर्मधारय और दवंद समास एकदम पहले क्लियर करें, फिर अबर सेट में हम लोग जो है वह अव्ययी भाव और नेक्स्ट और कोई समास को लेकर के एग्जाम्पल लेकर के आ जाएंगे, फिर सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे कर्मधारय में भी दोनों पद प्रधान होता है और दवंद में भी दोनों पद प्रधान होता है। लेकिन दोनों पद प्रधान यहाँ पे और दिग्गु तो आप जानते बहुत आसान है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो तो दिग्गु हो जाता है। कंफ्यूजन फिर थोड़ा अव्ययी भाव में और बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि का भी मैंने चर्चा कर दिया है इससे पहले वाले वीडियो में कि जो आपका क्या है, जो तीसरे को बताता है, वो तीसरे का अर्थ को बताता है, वो आपका बहुव्रीहि हो जाता है। लेकिन अर्थ तत्पुरुष में क्या है? तो जहाँ पे कारक का चिन्ह लगता है ना, जहाँ कारक का चिन्ह आ जाएगा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ये सारा आता है ना, तो ने छोड़कर को से जहाँ पर आ जाएगा, यानी कर्ता कारक का जो चिन्ह आएगा वो आपका तत्पुरुष से हो जाएगा। दवंद में दोनों पद प्रधान हो जाएगा, कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होगा, लेकिन पहला पद विशेषणवाची होगा। और बहुव्रीहि में तो पहले बात कर चुके हैं कि जैसे आप बोलते हैं कि चंद्रमुखी, यानी चंद्रमा के मुख जैसा है जिनका, तो देखिए चंद्रमा के मुख जैसा है जिनका, या फिर बोलते हैं यहाँ पे आप बोलते हैं 10 आनन, मतलब 10 है आनंद जिनका, है ना, तो 10 है आनंद जिनका, यानी रावण के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ अन्य के बारे में जब बताता हो तब वहाँ पर हम लोग कौन समास बोलते हैं? तो वहाँ हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास, है ना। तो नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिनका, तो ये भी आपका क्या होगा? तो बोलेंगे नहीं, ये आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह आपका कौन होगा? तो ध्यान रखेंगे द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दोनों पद प्रधान है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपन दुआरे कुकुर राजा। क्या बोला? आपन दुआरे कुकुर राजा। ई वाय के आपन कौन कारक है? तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, ये अच्छा प्रश्न है। कहता है आपन दुआरे कुकुर राजा, ये वाक्य आपन कौन कारक है? क्या वो संबंध कारक है कि वो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या फिर अपादान कारक है? तो बोलेंगे ये जो आपन है वह आपका संबंध कारक है, क्योंकि संबंध कारक का अगर आप कारकीय चिन्ह की बात करेंगे तो कारकीय चिन्ह क्या होता है? कारकीय चिन्ह बा विभक्ति चिन्ह, है ना। तो क्या होता है? तो बोले हिंदी में तो का के की होता है, संबंध कारक का हिंदी में कारकीय चिन्ह का के की होता है, लेकिन खोरठा में क होता है, कर होता है, एक होता है, र होता है और न होता है। तो ये 3 जनरली लोग जानते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा जानना है दोस्तों कि जहाँ भी सर्वनाम शब्द रहेगा तो सर्वनाम शब्द में र का प्रयोग होता है। जैसे अगर बोल दे तोहरा, है ना, तोहरा, तोरा,
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर र का प्रयोग होता है। और तोहरा तोरा ये क्या है, तो ये बोलेंगे कि नहीं पुरुषवाचक मैध पुरुष है, पुरुषवाचक मैध पुरुष है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द जो है वह र का प्रयोग होता है, लेकिन न का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये निजवाचक, ये भी सर्वनाम, ये सिर्फ सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। और ये अगर बोल दे तो ये ध्यान रखेंगे निजवाचक सर्वनाम में, कहाँ पर, तो निजवाचक सर्वनाम में। जैसे दोस्तों अगर बोलते हैं कि आपन काम आपने ही करे चाहिए, तो आपन में न है, इसी प्रकार यहाँ पे आपन में क्या है, न है, इसलिए आपका यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि छगरी टणियाए, मतलब टणिया मतलब क्या हुआ कि छगरी टणिया घास चरहिक, हिया टणिया कौन कारक लागे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कह रहा है छगरी टणिया घास चरके, मतलब बकरी जो है टाड़ में घास चर रही है ना। कहाँ पर घास चर रही है, तो टाड़ में। तो टड़िया मतलब हो गया टाड़ में, तो जहाँ में आता है वो आपका, या ऐसे यहाँ तो जो यहाँ विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वो टड़िया यानी आय है, तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो आय होता है, वाय होता है, वे होता है, ए होता है। ये सारा विभक्ति चिन्ह किसका है, तो बोलेंगे नहीं अधिकरण कारक का है। तो आय वाय ये समझ रहे हैं। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो बोलते हैं ना, तोहर किताब टेबुलवे राखल हो, तो तोहर किताब टेबुलवे, तो टेबुलवे मतलब टेबुल पर रखा हुआ है, तो वहाँ वे आ जाता है, ध्यान रखेंगे है ना। ये चीज़ आपका टेबुलवे है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 8 गो छौआ, कै गो, 8 गो छौआ खेल रहा है, यानी 8 बच्चा जो है खेल रहा है। हिया 8 गो कौन रकम के विशेषण लागे, तो ध्यान दे दोस्तों स्पष्ट कर दिया है कि कितना छौआ, 8 गो छौआ, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि गर प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनल है। कौन प्रत्यय, गर प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनल है। कौन है, क्या वो दमगर है, मगर है, सगर है कि अगर है, तो बोलेंगे दम जोड़ गर, यानी ये दमगर हो जाएगा, यानी गर प्रत्यय दमगर में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट कहता है ई मोटरसाइकिल केकर लागे। क्या बोला, ई मोटरसाइकिल केकर लागे, ई कौन शब्द हके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों है ना। ई मोटरसाइकिल केकर लागे, ई कौन शब्द हके, क्या वो सर्वनामिक विशेषण है, क्या ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये अव्यय है। तो ध्यान देंगे, जल्दी में आप सर्वनाम मान देंगे, क्योंकि आप पढ़े थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के ऐन पुरुष में ई आर ऊ होता है, वो तो सही है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं, जब किसी भी कोई भी वाक्य लिखते हैं और उसमें अगर ई कोनो संज्ञा के पहले आ जाए और उसकी विशेषता बताए, तो उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर के अगर उसकी विशेषता को बताए तो उसको बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो मोटरसाइकिल, कौन मोटरसाइकिल, ई मोटरसाइकिल के कर लागे, यहाँ इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा वो आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जल्दी में सर्वनाम नहीं मार देंगे है ना, ध्यान देंगे आप है ना, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सीता, देखिए ध्यान दे, सीता रांची में रहा है और गीता रामगढ़ में रहा है। यहाँ आर कौन अव्यय है, तो ध्यान देंगे दोस्तों आर कौन अव्यय है, तो यहाँ जो ये आर जोड़ने का काम कर रहा है, चाहे वो जोड़ने का आर बोले या मेंतुक बोले है ना, क्या क्या आर बोल दे, बहुत सारा है, मेंतुक बोल दे, मकीन बोल दे, लेकिन बोल दे, ये सारा अगर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं, तो वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं है ना, ये ध्यान रखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय
हुई है। नेक्स्ट हम लोग कहता है रामू एखने गेले, है ना, रामू जो है वह कहता है एखने गेले, एखने गेले मतलब रामू अभी ही तो गया। ई वाई के एखने कौन क्रिया विशेषण है, तो आपका कौन क्रिया विशेषण हल है या हक है ना, हक हो जाएगा। कौन क्रिया विशेषण है का वो काल बोधक है कि वो दिशा बोधक है कि वो रीतिवाचक है कि परिमाणवाचक है। तो बताइए दोस्तों, आप पकड़ सकते हैं। कहता है रामू एखने गले मतलब रामू अभी गया, अभी वो टाइम को बता रहा है, तो वो काल बोधक हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो वो बोलेंगे काल बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उनार्थक शब्द, है ना, उनार्थक शब्द प्रयोग है वे है। देखिए यहाँ से उनार्थक शब्द है क्या, एक्चुअल में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना, सारा मैंने ले लिया है, इससे बाहर और कोई ऑप्शन नहीं दे सकता। क्या कहता है उनार्थक शब्द किसको कहते हैं, कहता है कोई वस्तु के छोट रूप दिखावे खातिर। तो बिल्कुल दोस्तों, किसी भी वस्तु का छोटा रूप को दिखाने के लिए उनार्थक शब्द जो है, जिसको जो छोटा शब्द दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को तो उनार्थक शब्द कहते हैं, यानी ये आपका बिल्कुल सही है। फिर कहता है प्यार या दुलार कर भाव जाहिर करे खातिर का उनार्थक शब्द, ध्यान रखेंगे ये तो आपको याद रहता है, लेकिन बी सी भी आप याद रखें, है ना, प्यार या दुलार कर भाव जाहिर करे खातिर भी उनार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कोई वस्तु व व्यक्ति लेतारे अनादर कर भाव, है ना, अगर अनादर कर भाव जाहिर करे खातिर, तो ध्यान रखेंगे ये भी सही है दोस्तों। तीनों ध्यान देंगे, चाहे छोट रूप दिखाने की बात हो वस्तु का, चाहे व्यक्ति और वस्तु का अनादर भाव दिखाने का बात करे, चाहे प्यार और दुलार का भाव जाहिर करे, तो वो सब उनार्थक शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आपका वाइक, है ना, तो वाइक जो है रचना के आधारे पर भेद हवे है, ध्यान रखेंगे मैंने अर्थ के आधार पर नहीं पूछा, है ना, अर्थ के आधार पर नहीं, किसके आधार पर, तो रचना के आधार पर बोला गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, रचना के आधार पर कितना वाक्य होता है, बोलेंगे 3 वाक्य होता है। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संज लिख देते हैं, एक क्या बोल रहे हैं, एक होता है आपका सरल वाक्य, है ना, एक क्या होता है संयुक्त वाक्य होता है, और एक जो होता है वह आपका मिश्रित वाक्य होता है। ये अगर किसके आधार पर है, तो ये बोलेंगे कि आपका रचना के आधार पर है। किसके आधार पर, रचना के आधार पर है, यही अर्थ बोल देंगे, फिर बढ़ जाएगा इसका भेद। तो ध्यान रखिएगा रचना के आधार पर 3 ही होता है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकर्मक क्रिया, है ना, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कौन वाच्य प्रयोग हवे है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया जो है कौन वाच्य में प्रयोग होता है, क्या वो कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, इसे आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, तो जहां अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों प्रयोग होता है वो जो वाच्य है उसको कहते हैं कर्तरीवाच्य कहते हैं। कौन सा वाच्य, कर्तरीवाच्य। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो आपका बेजाय, है ना, ये भी एग्जाम में आया है। बेजाय शब्दे कौन कारक प्रत्यय लागल है, करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कौन होना है। अगर जो सेट नहीं बनाए होंगे तो इसका गलत वो आंसर ही मार देंगे, वो गलत आंसर ही मारेंगे, और अगर जो सेट बनाए होंगे ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिला होगा तब वो ही आपका सही करेंगे। ध्यान रखेंगे बेजाय बताएं शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है, क्या वो करण कारक है, क्या वो अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या कौन होना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर कौन होना होगा, क्योंकि जो बेजाय का मतलब होता है, बेजाय मतलब होता है बेकार। आप बताइए
क्या बेकार में कोई भी लगा हुआ है प्रत्यय? बोलेंगे ना। ध्यान रखेंगे। क्या आपका कोई कारक का विभक्ति चिन्ह बेकार में दिख रहा है? बोलेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कोनो नाय हो जाएगा, है ना, कोन्हो नाय, है ना। तो नाय यहाँ पे गलत लिखा है, कोन्हो नाय ये हो जाएगा, तो कोनो नाय होगा डी। नेक्स्ट कहता है वर्षा गर्मी के, है ना, वर्षा और गर्मी बोलता है कि खोरठाक सही उखरावन छाटा, यानी वर्षा और गर्मी को खोरठाक में सही लिखने की पहचान कीजिए कि किस तरह से वर्षा को और गर्मी को लिखा जाता है। पहला ऑप्शन है बैरसा और गर्मी, क्या ये सही है? बैरखा और गर्मी कि बरखा और गर्मी? तो ध्यान देंगे दोस्तों, वर्षा को हम लोग बैरसा भी और बरखा बोलते हैं, बैरखा नहीं बोलते, है ना। थोड़ा ध्यान रखेंगे, बरखा बोलते हैं सीधा सीधे, बरखा और बरसा। चूंकि आप जानते हैं कि मूर्धन स के अवजी खोरठा भाषाएं ख ऑब्लिक क्या, तो स के प्रयोग करल जाहे। जैसे अगर आप लिखते हैं कि भाषा लिखते हैं, तो भाषा को हम लोग भाखा भी लिखते हैं और भाषा भी लिखते हैं, ये वाला स प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ख और स, तो ये ख भी और स दोनों आता है। तो इस तरह से देखेंगे तो बैरसा यानी वर्षा को बैरसा और बरखा कहेंगे, तो ये और सी दोनों सही है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकर से, है ना, ओकर से जाल ना जाहे, ये कौन वाच के पटतैर लागे? तो आप बताइए दोस्तों, जहां नकारात्मक बात करे तो वो कौन सा वाच होगा? क्या वो कर्तावाच होगा या कर्मवाच होगा या भाववाच होगा कि संबंधवाच हो जाएगा? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? कि क्या बोला? ओकर से जायल ना जाहे, जहां भी नकारात्मक बात करे तो वो आपका जो हो जाता है वह ओकर से खायल ना जाहे, जायल ना जाहे, ओकर से पढ़ल ना जाहे, जहां भी नकारात्मक भाव आएगा तो वह आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भविष्य, है ना, भाविस नहीं भविष्य होगा, ये काट देंगे। भविष्य काले भेद कौन नाय लागे, है ना। आप जानते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो यहाँ बोला भविष्य काल के बारे में, तो भविष्य काल के भेद कौन ना लागे? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से आप वर्तमान काल में 3 भेद पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर वर्तमान काल की बात करें, वर्तमान काल, है ना, तो वर्तमान काल के वर्तमान, है ना, अगर वर्तमान काल की बात करें तो क्या होगा? तो कितना भेद होता है वर्तमान काल का? तो बोलेंगे नहीं 3 भेद होता है। अगर आपका बोले कि भविष्य काल का कितना भेद, तो इसका भी बोलेंगे नहीं 3 भेद होता है। लेकिन अगर भूतकाल बोले तो भूतकाल का दोस्तों इसका 6 भेद होता है। ध्यान रखेंगे, भूतकाल का 6 यानी बीच का 6 और जो शुरू और लास्ट में है वो 3-3 भेद होता है। तो कहता भविष्य काल के भेद कौन ना लागे? का वो सामान्य भविष्य, क्या संभाव्य भविष्य कि हेतु है तो मद भविष्य? तो ध्यान रखेंगे तीनों होता है आपका भविष्य काल का भेद, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका सभी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आज मेरा जो क्वेश्चन है वह यहीं लास्ट करता है। ध्यान रखेंगे, आप कमेंट करके जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग दोस्तों जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करें, और अगर कहीं किसी तरीके का दिक्कत हो रहा है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमें सलाह दे सकते हैं कि और क्या कैसे बेहतर किया जा सकता है। दोनों स्वीकार्य होगा दोस्तों। इसलिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इतने के साथ आज हम लोग इतनी यही सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।